तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और वो 2 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ है क्या कि ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं आपको टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पूरे मैथ के। पूरे मैथ में जो 20 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो करवाने वाला हूँ। उसमें से 2 क्वेश्चन तो करा दिए, आज मैं आपको 4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ये जो 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ से संबंधित है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 तो करा दिया ना, तो 3 से स्टार्ट होगा। तो जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर 2 से संबंधित है। चैप्टर 2 में मैक्सिमम चांस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें ना वैल्यू निकालने को बोल देगा भाई कोस इनवर्स 1/2 प्लस में टू साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 में से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और मैक्सिमम चांस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है, अच्छा जी। अब चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 जो है आव्यू, इसमें से एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, आप है ना इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, ए प्लस बी कर दो, या फिर 2a + b कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो बहुत आसान होता है, वो आप खुद ब खुद कर लेंगे। या फिर हो सकता है कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे आप ये देखिए, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है ना, मतलब ए और बी जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको दर्शाना है कि ए बी इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब ये तो होता ही है कि भाई ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब हमें इस चीज को प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो अवयव वाले चैप्टर से प्रूफ करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ये सवाल हो गया भाई अवयव वाले से। अच्छा, अवयव वाले से एक ये इस टाइप का सवाल भी देखने को मिल सकता है कि अवयव दे दी, आपको बोला कि भैया सिद्ध करो कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है, कर देंगे सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। इस अवयव को हम इसके अंदर ढाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी, तो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करिए। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दो, अपने आप ही ए इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अवयव वाले चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सारणिक वाले चैप्टर की। सारणिक वाले चैप्टर में कंफर्म है, 100% कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि भैया इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। किस टाइप का सवाल, आपको है ना एक रैखिक समीकरण निकाय दे देगा, रैखिक समीकरणों का परिवार दे देगा और बोलेगा कि इसको आव्यूह विधि से हल करिए। तो आव्यूह विधि से हल करने वाला सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आव्यूह विधि जो है वो सारणिक वाले चैप्टर में आती है बेटा। ठीक है, तो सारणिक में से ये वाला सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक ही सवाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 सवाल मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक बात मैं आपसे वापस से कह देना चाहूंगा कि घर पे सैंपल पेपर लगाते रहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा सैंपल पेपर लगाएंगे ना, और अपने बोर्ड के लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। यकीन मानिए, जब आपका एग्जाम होगा ना तो वही क्वेश्चन आपको वापस से दिखेंगे। ठीक है ना, फिर वहाँ पे आपको रिग्रेट होगा कि यार ये क्वेश्चन मैं पहले कर लेता ना तो ठीक रहता। समझ रहे हो, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ भाई। 10वीं क्लास में टीचर्स बोलते थे कि भैया सैंपल पेपर करो, लास्ट में सैंपल पेपर करो, लेकिन हम वो करते नहीं थे, एनसीईआरटी बुक पे लगाते थे। ठीक है, और जब एग्जाम में जाकर के हम देखते थे यार ये सारे के सारे तो सैंपल पेपर से आ रहा है, सैंपल पेपर कर लेते तो अच्छा होता है ना। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुमको। इसलिए कह रहा हूँ कि सैंपल पेपर जितने लगा सकते हो लगाओ, कमर टूट जानी चाहिए 3-3 घंटे की सीटिंग लगा लगा करके। समझ में आई, हिम्मत मत हारो भैया, और सैंपल पेपर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर लगाओ। रोज़ रोज़ का एक तो कम से कम एक तो मैथ का लगाओ, एक फिजिक्स का लगा लिया, केमिस्ट्री का लगा लिया, ऐसे करके लगा लो 3। ठीक है, काम बन जाएगा। और कोई ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम, 10-15 दिन ही दूर है। 10-15 दिन के बाद तुम आराम से जो खेलना कूदना मजाक मस्ती करनी है वो करते रहना। अभी फिलहाल पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे लगा दो। ठीक है, ये कहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 को हल करिए। है ना, हमें इसका मान निकालना है भैया। कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। तो जब भी इन्वर्स वाला सवाल आ जाए ना, जैसे इसका मान निकालो इसका मान निकालो, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको टीचर को ये बताना है कि भैया इसका मुख्य मान प्रेशर क्या है। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू मत लिखने लग जाना कि भाई कोस इनवर्स 1/2 की ये वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1/2 की ये वैल्यू होती है और सोल्व करने लग गए। ऐसे मत करना। सबसे पहले आप टीचर को ये बताएंगे कि भैया इनका मुख्य मान प्रेशर क्या है। ठीक है, तो बताते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कोस इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है ना, तो इनके मुख्य मान प्रेशर बता दो।
कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0 से पाई होता है तथा साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है? साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है बेटा? माइनस का π/2 से π/2 होता है। अतः अतः अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ कि भैया कोस में 1/2 कहाँ पे आता है? कोस में 1/2 कहाँ पे आता है? आपका आंसर 1/2 तो बहुत जगह आता है ना? 1/2 बहुत जगह आता है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि कोस में 0 से पाई के बीच में बताओ कि 1/2 कहाँ आता है। तो आपका आंसर 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो कोस में 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 ना, तो 0 1/2 30 और 60 पे आएगा बेटा। 60 माने π/3। ठीक है। अच्छा, साइन में 1/2 कहाँ आता है? अब साइन में 1/2 तो बहुत जगह आता है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि भैया साइन में माइनस π/2 से π/2 में बताओ कि 1/2 कहाँ आता है। तो माइनस π/2 से π/2 में अगर हम देखें तो ये हमारा आएगा, क्योंकि साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, तो हमें तो 0 से π/2 के बीच में ही देखना पड़ेगा इसलिए। तो साइन में 1/2 कहाँ आएगा? साइन में 1/2 आएगा 30 पे। ठीक है, तो ये 30 पे आ गया, यहाँ लिखा हुआ है 2, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। अब इसको सोल्व कर लो, 2 या 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3 प्लस π/3, और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/3। ये आपका आंसर आ गया भाई, ऐसे सोल्व करना है। ठीक है ना? सेकंड चैप्टर में से इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। किस टाइप के सवाल देखने को मिल सकते हैं? आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, बोलेगा इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो, या फिर इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू पूछ लेगा। तो इस टाइप के सवाल देखने को मिल सकते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले टीचर को बता दें कि भैया इसका मुख्य मान परिसर क्या है। जैसे हमने यहाँ पे बताया, हमने बताया कि भैया कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर ये होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर ये होता है। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी चालू कर दी, है ना? तो इसकी वैल्यू निकाली और ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे सोल्व करना बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये आगे वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि ए और बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं। दो अवयव हैं भाई, ए और बी। ठीक है, दोनों के दोनों वर्ग अवयव हैं और व्युत्क्रमणीय भी हैं। ठीक है, ए भी व्युत्क्रमणीय है और बी भी व्युत्क्रमणीय है। ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे है ना, बच्चे गलती कर देते हैं ना, वो इसको ऐसा समझते हैं कि भैया ए और बी व्युत्क्रमणीय है तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आप ये मत क्या देना कि भैया ए का इन्वर्स करने पे बी आएगा, नहीं, गलत। कहाँ लिखा है यहाँ पे? ऐसा कहाँ लिखा है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय है? एक दूसरे को तो नहीं लिखा हुआ ना, व्युत्क्रमणीय जरूर है लेकिन एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो इस चीज को ऐसे मत लिख देना। ठीक है, सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिया था तो बहुत बच्चों ने यही मिस्टेक कर रखी थी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ए और बी जो है व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि भैया इसका इन्वर्स करने पर ये आएगा, इसका इन्वर्स करने पर ये आएगा, ये हमें दिखाना है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये 5 नंबर में आ सकता है बेटा। ठीक है, तो अच्छी तरह से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। हमें क्या गिवन है? तो आप कहेंगे सर हमें गिवन है कि यार ए और बी जो हैं वो वर्ग अवयव हैं जो कि व्युत्क्रमणीय है। यही बात गिवन है ना, तो इसी बात को आप यहाँ लिख दो। आप कह दो ए और बी, ए और बी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं, व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो। तो आप कहेंगे सर हमें सिद्ध करना है कि इसका इन्वर्स करने पे ये आएगा। हमें सिद्ध करना है कि भैया इसका इन्वर्स करने पर ये आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सिद्ध। कैसे सिद्ध करेंगे वो देखना। देखो, क्या सिद्ध करना है? मुझे दिखाना है कि यार इस चीज का इन्वर्स करने पे ये आएगा, है ना? ये चीज दिखानी है। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझो।
जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि यार मुझे ये दिखाना है कि x का इन्वर्स करने पे y आएगा, कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे दिखाना है कि x का इन्वर्स करने पे y आएगा, कैसे दिखा सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर आप ये दिखा दो कि इन दोनों के आपस में गुणा करने पर, चाहे आगे से आगे पीछे से करूँ चाहे पीछे आगे से करूँ, दोनों स्थितियों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अगर मैं ये दिखा देता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी। समझ रहे हो? दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय कब होंगे? दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय तब होंगे जब उनके गुणा करने पर, चाहे आप आगे से करें चाहे पीछे से करें, दोनों ही स्थितियों में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो अगर मैं ये चीज़ दिखा दूंगा ना तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। वही सेम चीज़ में है, समझो। मुझे दिखाना है कि ये आव्यूह, ये पूरा आव्यूह और ये पूरा आव्यूह, ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, चाहे आगे पीछे से करूं चाहे पीछे आगे से करूं, दोनों स्थितियों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अगर ऐसा बन गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वापस समझो हम क्या करने वाले हैं। मुझे दिखाना है ना कि भैया इसका इन्वर्स करने पे ये आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स के। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, बी इनवर्स ए बी की। समझो, इन दोनों के आपस में गुणा करूंगा, एक बार आगे पीछे से फिर पीछे आगे से, और दोनों स्थितियों में मुझे आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। और जैसे आइडेंटिटी मिलेगा तो मैं कह दूंगा भैया इसकी इसके साथ गुणा करने पर, इसकी इसके साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं था, इसकी इसकी गुणा करने पर और इसकी इसकी गुणा करने पर दोनों स्थितियों में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इन्वर्स करने पर ये आएगा। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। समझ में आ गई? तो इसको लिखना कैसे है वो देख लो आप। आप ये लिखना, आप ये लिखना कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स तब होगा जब जब ए बी की हम गुणा कर दें बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, और बी इनवर्स ए इनवर्स की हम गुणा कर दें ए बी के साथ, और दोनों ही स्थितियों में हमें आइडेंटिटी मिल जाए। अगर ऐसा हो गया, अगर इन दोनों की गुणा करने पर, चाहे आगे पीछे से करूँ चाहे पीछे आगे से करूँ, दोनों स्थितियों में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना। तो ये बात अपने टीचर को लिख के बता दी, है ना। तो अब हम इनकी गुणा करके देखेंगे कि आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके लिए निकालूंगा ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसके लिए निकाले कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आव्यूहों का गुणन होता है ना वो साहचर्य नियम को फॉलो करता है। साहचर्य नियम को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, साहचर्य नियम को फॉलो करता है इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ए बी सी और ए बी सी ये दोनों बराबर होते हैं बेटा। ठीक है ना, आप एक मैट्रिक्स को हिला सकते हो, सिर्फ एक मैट्रिक्स को आप हिला सकते हो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ के साथ करने वाले हैं। अब जैसे ये चीज़ लिखी है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे नहीं था, वही सेम चीज़ के साथ इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। रीजन जरूर दे देना, आप कहना साहचर्य नियम से, 3 बिंदु लगाई और लिख देना साहचर्य नियम से। ठीक है, अच्छा अब ए का ए हो गया, बी की बी इनवर्स से गुणा करने पे क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसका भी रीजन लिख देना, आप कह देना कि भैया बी की बी इनवर्स से गुणा करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करूंगा तो वापस से ए आ जाएगा। ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको भी लिख देना कि भैया ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, अब ए की ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी की बी इनवर्स से गुणा की तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वही सेम चीज़ ए की ए इनवर्स से गुणा की तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका रीजन यहाँ पे आपको लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, लिखेंगे तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इसके गुणा करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी गुणा करेंगे, और इनकी गुणा करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा अब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स की गुणा की जाएगी ए बी के साथ। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा कर लो। कैसे गुणा करोगे, वही साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम कैसे, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए बी। ठीक है, तो हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स की ए से गुणा करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ए इनवर्स की ए से गुणा करने तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है ना। और बी इनवर्स गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स का बी इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा,
बी ही आ जाएगा। और बी इनवर्स के बी से गुना करेंगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके रीजन लिख देते हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से। अच्छा, यहाँ पे हम क्या रीजन लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए इनवर्स ए को आइडेंटिटी लिखा है ना, तो वही वही चीज़ कह दो भैया ए इनवर्स की ए से गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसलिए लिखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी की बी से गुना की तो बी ही हो जाएगा, तो वो लिख दो, आइडेंटिटी की बी से गुना करने पर बी ही हो जाएगा भैया। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी गुणा करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और इसकी गुणा करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों अवयव जो हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्यों? क्योंकि दो अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम तब कहलाते हैं जब उनकी गुणा करने पर, चाहे आप आगे पीछे से करो चाहे पीछे आगे से करो, दोनों स्थितियों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। और वो यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। उसी बात को आप यहाँ पे कह दो, आप कह दो अतः, अतः ए बी तथा बी इनवर्स ए इनवर्स एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखना चाहूँ तो ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकता हूँ। इसका ये मतलब हो गया बेटा, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे भैया इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ लिख देना, चाहे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। देखो हमें क्या गिवन था कि ए और बी जो है वो व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह हैं, तो उस बात को हमने लिख दिया। हमें सिद्ध करना था कि ए बी इनवर्स जो है वो बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब दो अवयवों को एक दूसरे का व्युत्क्रम दिखाना है। दो अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम कब कब होंगे, जब इसके इसके साथ गुणा करने पर और इसके इसके साथ गुणा करने पर दोनों ही स्थितियों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो वही बात मैंने कही कि भैया इसका इन्वर्स करने पर ये कब आएगा, ये तभी आ सकता है जब इन दोनों की गुणा करने पर, चाहे आगे पीछे से करूँ चाहे पीछे आगे से करूँ, दोनों स्थितियों में आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर ऐसा बन गया तो ये दोनों एक दूसरे व्युत्क्रम होंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसकी गुणा करके देखी, जब हमने इसकी गुणा की तो आइडेंटिटी बन गया। फिर मैंने इसकी गुणा करके देखी, जब मैंने इसकी गुणा की तब भी आइडेंटिटी बन गया। दोनों स्थिति में आइडेंटिटी बन रहा था, तो हमने कह दिया भैया दोनों स्थिति में आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और जैसे हमने ऐसा लिखा तो ये चीज़ अपने आप ही प्रूफ हो गई। ऐसे करना था बेटा, बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है ना, इस अवयव को हम इस समीकरण के अंदर ढाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अपने आप ही राइट हैंड साइड जैसे बन जाएगा, अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस अवयव को हमें ये दिखाना था कि ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ये आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देना। जैसे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करोगे, सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिक ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो अवयव हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ए, क्या दे रखा है, 3 1 -1 2। और मुझे क्या रखा है कि मुझे सिद्ध करना है कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये समीकरण हम लिख लेते हैं, या फिर आप कह लो कि इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। समीकरण मत लिखना, समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। तो समीकरण का हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकाल लो। ए अगर हमें देखा है ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। ये तो ए है, मुझे निकालना है ए स्क्वायर, तो इसकी 2 बार लिख के गुणा कर देंगे अपन। जब मैं इसकी गुणा करूंगा अपने आप ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का 5a लिखा हुआ है, तो इस ए के 5 से गुणा कर दो। 5 × 3 = 15, 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10। 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझते हैं, उसकी आप 7 से गुणा कर दीजिए बस। ऐसा कुछ ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो कि क्या बन रहा है। तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 में से गया 8, 3 + 2 5, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 1 प्लस का 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, माइनस का इसको इसको सोल्व कर लो, है ना, इसको पहले लिख ही लो, बाद में इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करो इसको, हो जाएगा 8 में से 15 गया, माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 कितना हो गया, 0 हो गया। 5 में से 5 गया 0, 0 + 0 0, माइनस का 5 प्लस का 5 0, 0 + 0 0, 3 माइनस का 10, माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 0। ठीक है, और हमें यही तो दिखाना था, हमें यही तो दिखाना था कि भैया ये वाली जो चीज़ है वो अल्टीमेटली जाकर के शून्य अवयव बन जाएगी। दिखा दो दिया, शून्य अवयव तो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, शून्य अवयव।
शून्य अवयव बन गया, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड जैसा बना दिया। तो एक काम तो खत्म हुआ, हमने ये दिखा दिया कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। वापस समझो, अवयव दे दिया, ये समीकरण दे दी, हमसे बोला था कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, ऐसा दिखाओ। तो कोई भी अवयव किसी समीकरण को संतुष्ट कब करेगी, जब आप उस अवयव को उसके अंदर ढाल दें, और ढालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो वही चीज़ हमने करी, ये जो अवयव दी थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ढाली, सॉल्व करते 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 ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड जैसा बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। ये बात तो हो गई, ठीक है। आप लिख देना लास्ट में, आप लिख देना अतः अवयव ए, अवयव ए ये जो हमारी समीकरण थी इसको संतुष्ट करता है। तो एक काम तो हमने खत्म किया, ठीक है ना, ये समीकरण थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण की सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। अब इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो आप लिखना अब इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना है ना, तो इस समीकरण को आप लिख लो, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर लो, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर पूरा लिख देना। दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर ए इनवर्स माइनस का 5a ए इनवर्स प्लस का 7i ए इनवर्स बराबर 0 ए इनवर्स, ठीक है। अब ए स्क्वेयर को लिख सकता हूँ ए गुणा ए इनवर्स का ए इनवर्स, ए की ए इनवर्स के साथ गुणा करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, प्लस में ए इनवर्स की एक मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है, तो हो जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स। और ये शून्य अवयव किसी के साथ गुणा करो शून्य अवयव ही रहता है, तो ये चीज़ होगी। अब आपको साहचर्य नियम के बारे में पता है कि जो अवयव का गुणन है वो साहचर्य नियम को फॉलो करता है। साहचर्य नियम समझते हो कि भैया मैंने ऐसे लिखा ए बी सी, या फिर इसको ऐसे लिखूँ ए बी सी, ये दोनों बराबर बात है, यानी कि ब्रैकेट को आप सरका सकते हो वही सेम चीज़ के साथ। ब्रैकेट को मैं सरका करके ऐसे लिख दूँ ए इनवर्स माइनस का 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 हो जाएगा, नहीं, 5 की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा करेंगे तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा ना। समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, इसकी मान लो मैंने 5 से गुणा की तो मेरे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स ही तो आएगा, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होगा, इसका 5 गुना ही तो होगा, तो 5 आएगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। ए इनवर्स की 7 से गुणा करेंगे तो यही सेम टू सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ए की ए इनवर्स से गुणा किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, माइनस का 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस का 7 ए इनवर्स बराबर 0। ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करूँ तो ए आ जाएगा, किसी मैट्रिक्स की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे ना तो वही सेम मैट्रिक्स आती है, किसी अंक की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो यही इकट्ठा आता है लिखा हुआ, ये चीज़ होती है, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया भाई, है ना। मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं दूसरी तरफ रख देता हूँ, तो हो जाएगा 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस का ए, वैल्यू पुट करना एक बार, 5i का मतलब ये हो गया, और ए क्या था हमारा, ये देखना पड़ेगा, ए था जी हमारे पास 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा 7 ए इनवर्स, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया माइनस का 1, 0 माइनस माइनस 1 प्लस का 1, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो 7 से कर देता हूँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे जरूर लिख के आएँ, डब्बा बना करके आप आंसर जरूर लिख के आएँ, उससे क्या होता है कि टीचर का ध्यान डायरेक्टली इस पे ही जाता है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखता, डायरेक्टली आंसर को देखता है। अगर मान लो कि आंसर मैच नहीं हुआ ना, फिर वो देखता है कि भाई कहीं दूसरे तरीके से कर रखा हो इसने, फिर वो देखता है, ठीक है ना। तो इसलिए डब्बा बना कर जरूर आए, बड़ी सहूलियत होती है चेकिंग में। देखो कैसे किया, ए मैट्रिक्स ये था, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, सॉल्व करते करते वो राइट हैंड साइड जैसे बन गई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो अवयव है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वही बात को हमने यहाँ पे कह दिया। फिर हमने क्या किया, जो समीकरण थी इसकी सहायता से हमने ए इनवर्स निकाला, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा किया, सॉल्व करते 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 ये कुछ ऐसे बना, और फिर हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ऐसे सोल्व करना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। सारणिक वाले चैप्टर से आव्यूह विधि का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से इसको कर लो,
ठीक है, अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको देख लेना, मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरह से रटवा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले जो डिटेल दे रखी है उसको लिख लो। हमें गिवन है 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर का 8, 2x प्लस का y माइनस का z बराबर का 1, 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर का 4। ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे। ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर ये जो हमें समीकरण निकाल दे रखा है, यहाँ से हम ए एक्स और बी इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, यह जो चीज़ लिखी है ना, इनके गुणांकों को उठा लो। जैसे 3 -2, 3 2 1 -1 4 -3 2, ये ए निकल गया भाई। ठीक है, ए के बाद हम किसके लिए निकाल लेंगे, एक्स की, कैपिटल एक्स की। कैपिटल एक्स क्या चीज़ है भैया, जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड लिखा है ना, इन्हीं को आप कैपिटल एक्स बोल देते हैं। अच्छा जी, फिर अब किसके लिए निकालनी है, ए की निकल गई, एक्स की निकल गई, बी की निकालो। बी के लिए क्या आ जाएगी, बी के लिए होती है ये वाली चीज़, 8 1 4। क्या किया हमने, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको लिखा, वहाँ से फिर हमने ए एक्स और बी इनके वैल्यू निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आप डेट में निकाल लें। डेट में निकालना आता होगा, डेट में कैसे निकालते हैं, 3 लिखेंगे, ये गया ये गया, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया। फिर इसको लिखेंगे और इसको हम निशान चेंज करके लिखेंगे, यानी कि प्लस का 2, ये गया ये गया, 4 + 4 8 हो गया। फिर प्लस का 3 लिखेंगे, ये गया ये गया, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 हो गया। सोल्व कर लो इसको, माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस का 30, माइनस प्लस का 16 माइनस का 33 माइनस का 17 हो गया। माइनस का 17 जीरो का बराबर तो है नहीं भाई, माइनस का 17 है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर डेटमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ए व्युत्क्रमणीय है, अतः ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ए का जो व्युत्क्रम है वो निकाला जा सकता है। ये लाइन आप जरूर लिखना, अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कि अब मुझे ए का व्युत्क्रम निकालना है। अब ए का व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब मैं अडजॉइंट निकालता हूँ। तो अडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए, अब अडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए आप लिखिए यहाँ पे A11 A12 A13, जिस फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनकी वैल्यू निकालो। A11 के लिए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। A11 के लिए क्या हो जाएगी भाई, ये गया, इसके आपस में गुणा कर घटा दो, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया। A12 के लिए ये गया, इनके आपस में गुणा कर घटा दो, 6 माइनस का 12 माइनस का 6 हो गया। ये गया ये, सॉरी 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 माई मिस्टेक, माइनस का 6 नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ये गया 4 प्लस का 4 8 हो गया। A13 ये गया, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 हो गया। A21 ये गया, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 9 5 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 9, हाँ ठीक है 5 हो गया। ये गया 6 माइनस का 12 माइनस का 6 हो गया। ये गया माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 हो गया। ये गया 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया। ये गया माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो गया। फिर ये गया 3 प्लस का 4 3 प्लस का 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब तो अब यहाँ तक कर लिया। अब हमारे यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी जॉइंट ऑफ ए निकला नहीं है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बच गया। क्या लास्ट स्टेप बच गया, इसका 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 और इसका, इन चारों का निशान चेंज करो। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इन चारों का आप निशान चेंज जरूर कर लेना। करते हैं, फिर इसका निशान चेंज करो, इसका निशान चेंज करो, इसका निशान चेंज करो और इसका निशान चेंज करो। तो हमने क्या किया, इन चारों का निशान चेंज कर दिया। समझ में आ गई, इन चारों का निशान चेंज कर दिया निशान चेंज। ठीक है, अब निकल जाएगा जॉइंट ऑफ ए। जॉइंट ऑफ ए अब क्या हो जाएगा, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, माइनस का 5 माइनस का 6 और 1, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, माइनस का 1 9 और 7।
जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब फाइनल स्टेप है, समझो हमने क्या क्या किया है। जो चीज़ लिखी थी उसको लिखा, ए एक्स बी की वैल्यू निकाल ली, डेटमेंट ऑफ ए ज्ञात किया, डेटमेंट ऑफ ए ज्ञात करने के बाद और जॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इनवर्स बी से निकलेगी। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है, ये जो मैंने एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखा है, इसमें एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है एक्स वाई जेड। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डेटमेंट ऑफ ए गुणा में जॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला बेटा याद कर लें। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1 डेटमेंट ऑफ ए, 1 डेटमेंट ऑफ ए कितना है, माइनस का 17 निकला था, और जॉइंट ऑफ ए, और जॉइंट ऑफ ए कितना है, ये रहा, इसको लिख दो, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6 और 1, माइनस का 1, 9 और 7। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है जी ये रही 8 1 4, तो बी की वैल्यू है 8 1 4। सोल्व कर लो बस इसको, आप लिखो एक्स वाई जेड माइनस का 1/17, इसको सोल्व करो। माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। माइनस का 64, माइनस का 6 और प्लस का 9, माइनस का 64 माइनस का 6, माइनस का 70 प्लस का 9, प्लस का 9 यानी कि माइनस का 63 ना, देख लो एक बार, माइनस का 64 माइनस का 6, 64 से कितना हो गया, 70 हो गया, 70 36 है, 9 चौका 36, 70 में से 36 गया, 70 में 36 गया, 34 बचा, माइनस का 34, माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28, माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28, माइनस का 80 और प्लस का 29 हो गया, माइनस का 80 प्लस का 29 कितना हो गया, 51 हो गया, माइनस का 51 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनकी गुणा कर ली, कुछ ऐसे बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, इसके से साथ गुणा करूंगा तो 70 से 70 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके से साथ गुणा करूंगा 2 आ जाएगा, इसके साथ गुणा करूंगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई जेड के लिए कितनी आ गई, 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। समझे, और यही तो हमें निकालना था। समीकरण निकाय को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, समीकरण निकाय को सोल्व करने का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड के लिए निकालो, निकाल दी। ये समीकरण निकाय था, इसको हमने ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा, डेटमेंट ऑफ ए के लिए निकाल ली, फिर हमने जॉइंट ऑफ ए निकाला, और जॉइंट ऑफ ए निकालने का ये स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया, और जॉइंट ऑफ ए निकाल करके फिर हमने इस फॉर्मूले को लगाया, लगा करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे सोल्व करना था, एक बार वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। और एक बार समझने की देरी है बस, एक बार समझ में आ गया ना तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और एग्जाम में अगर ये सवाल आपको 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर आ जाएंगे, 8 नंबर का आता है तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आना इस चैप्टर से यही सवाल है, इसी टाइप का ही सवाल आएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से देख लें। जो सवाल में था वो लिखा, ए एक्स बी की वैल्यू निकाली, डेटमेंट निकाला और जॉइंट निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी और सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। तो आज मैंने आपको क्या कराया है, आज मैंने आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना, चैप्टर 2 में तो एक ही टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू पूछी जाएगी। चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 अवयव वाले में सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सिद्ध करने वाले सवाल आपको बता दिए, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। और चैप्टर 4 का तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, चाहे लिख के ले लो कि अवयव विधि से एक सवाल आना ही आना है। तो अवयव विधि से कैसे सवाल करते हैं, क्या स्टेप है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।